हेलो दोस्तों। हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ चुके हैं और कैसे किसी बॉडी को चार्ज या डिस्चार्ज कराएंगे, या फिर अगर कोई बॉडी चार्ज है तो उसका पता कैसे करेंगे, मतलब गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम अपने अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं जिसका नाम है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। मतलब जो चार्ज आपने पढ़े हैं उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आइए इन्हें देखते हैं। तीन प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें आपको पढ़ना है और ये आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पर। इनकी डेफिनेशन वगैरह ज़्यादा नहीं लिखी है मैंने, जस्ट इन्हें समझेंगे और चैप्टर को आगे प्रोसीड करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी है एडिटिविटी, सेकेंड वन इज क्वांटाइजेशन एंड द थर्ड वन इज कंजर्वेशन। एडिटिविटी, इसको समझाने के लिए मैंने एक छोटा सा डायग्राम बना रखा है जिसमें एक सिस्टम है और उसके कुछ तीन छोटे छोटे पार्ट हैं। पहले के अंदर लिखा होगा 2 कूलम, सेकेंड में -5 कूलम और थर्ड में 7 कूलम। मतलब ये एक बड़ा सिस्टम है जो छोटे छोटे सिस्टम से मिलके बना हुआ है और इन छोटे छोटे सिस्टम्स के पास अपना इंडिविजुअल चार्ज है। एक के पास 2 कूलम, एक के पास -5 कूलम और एक के पास 7 कूलम। पर अगर कोई मेरे से ये पूछता है कि ये जो बड़ा सिस्टम है इस पूरे सिस्टम के अंदर बताओ टोटल चार्ज कितना है, तो इसके लिए ये प्रॉपर्टी लगती है आपकी एडिटिविटी ऑफ चार्ज, जो कहती है कि जो टोटल चार्ज होगा किसी भी एक आइसोलेटेड सिस्टम पर वो सारे इंडिविजुअल चार्जेस के सम के एल्जेब्रिक सम के बराबर होगा। इंडिविजुअल चार्ज किसके? इंडिविजुअल चार्ज उन छोटे छोटे सिस्टम्स के, उन सारे चार्जेस का जो एल्जेब्रिक सम होगा वो आपको टोटल चार्ज दे देगा बड़े वाले सिस्टम का। अब ये एल्जेब्रिक सम इसलिए क्योंकि आपको पता है चार्ज एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता, तो यहां पर एल्जेब्रिक सम आ गया। इजी। और इसका फॉर्मूला भी लिख दिया हमने, क्यू नेट इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब यहाँ पे तो मैंने तीन ही सिस्टम दिखा रखे थे छोटे छोटे, ऐसे कई सिस्टम हो सकते हैं, तो जितने भी हैं सबको डायरेक्टली ऐड कर देना है। अब एग्जांपल के लिए इसको करके भी देख लेते हैं। 2 कूलम प्लस 7 कूलम इज 9 कूलम, 9 माइनस 5 कूलम, 9 माइनस 5 4 कूलम, इस पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज आ गया। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है क्वांटाइजेशन, बहुत ईजी है मगर काफी इंपॉर्टेंट है, आगे क्वेश्चंस में भी आपकी काफी हेल्प करने वाली है। क्वांटाइजेशन, इसको समझाने के लिए यहाँ पर मैंने एक छोटा सा सर्कल बना रखा है, एक बॉडी बना रखी है सर्कुलर, जिसमें से अगर मैं इस बॉडी को चार्ज कराना चाहता हूँ, मान लो मैं इस बॉडी को पॉजिटिव चार्ज कराना चाहता हूँ, तो मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। और ये आपको पता है कि सबसे जो छोटा स्मॉलेस्ट चार्ज पॉसिबल है वो चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑन सिंगल क्वांटम पार्टिकल है। ओके, तो इस बॉडी में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के मैं इसको पॉजिटिव चार्ज करा सकता हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूँ, 3 निकाल सकता हूँ, 1000 निकाल सकता हूँ, 1 लाख निकाल सकता हूँ। पर अगर कोई मेरे से कहे कि इस बॉडी में से 5.5, 5.5 या फिर 7.3 ऐसे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लो, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसका कहने का सेंस क्या है, इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। कि मान लो क्लास के अंदर जितने भी बच्चे बैठे हैं, हर एक बच्चे के पास 3 पेन है, 3 पेन। अब क्लास के अंदर अगर 5 बच्चे बैठे हैं तो टोटल पेन हो गए 15। अब क्लास में अगर 7 बच्चे बैठे हैं तो टोटल पेन हो गए 21। मतलब जो नंबर ऑफ पेन होंगे वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होंगे किसके, कि एक बच्चे के पास कितना पेन है। अब अगर कोई मेरे से बोले कि क्या क्लास में 10 पेन हो सकते हैं, तो आंसर है नो। क्यों? क्योंकि अगर 3 बच्चे होंगे तो पेन होंगे 9 और अगर 4 बच्चे होंगे तो पेन हो जाएंगे 12। तो पेन, नंबर ऑफ पेन कभी भी 10 नहीं हो सकते, हमेशा जब भी पेन होंगे तो वो 3 के मल्टीपल में प्रेजेंट होंगे। दिस इज क्वांटाइजेशन। वैसे ही अगर किसी बॉडी में चार्ज प्रेजेंट होगा तो वो चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल की टर्म में प्रेजेंट होगा। एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है, 2 पे, 10 पे, 50 पे, इनका मल्टीपल कभी भी इनके बीच में लाए नहीं करेगा। और उसी चीज को आगे लिख रखा है, Q इज इक्वल्स टू NE वेयर N इज एनी इंटीजर। अच्छा, ये प्लस में और माइनस में कैसे भी हो सकता है। मान लो अगर मैं किसी बॉडी को नेगेटिव चार्ज कराना चाह रहा हूं तो मैं उसको इलेक्ट्रॉन दूंगा, 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता हूं, 2 दे सकता हूं, 3 दे सकता हूं, पर ये आधा, 1.5, 2.5 ऐसा नंबर पॉसिबल नहीं है। तो इसी को लिख भी रखा है हमने आगे कि टोटल चार्ज बी द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द बेसिक क्वांटम चार्ज। इजी। नेक्स्ट, हमारी जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन, ये वर्ड आपने आज से पहले कई बार सुना होगा। आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ी होगी, आपने कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा होगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की डेफिनेशन बच्चों को रटी होती है
कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी को बनाया और खत्म नहीं किया जा सकता। इसे आप ऐसे भी कह सकते हो कि टोटल जितनी भी एनर्जी है पूरे यूनिवर्स की वो कांस्टेंट है, ये जस्ट आपस में एक्सचेंज होती रहती हैं। ओके, कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा होगा आपने केमिस्ट्री के अंदर कि मास कभी क्रिएट नहीं होता, ना ही मास डिस्ट्रॉय होता है किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर। वैसा ही वर्ड है कंजर्वेशन, इसकी हिंदी होती है संरक्षण। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या हो गया कि आप चार्ज को भी क्रिएट या फिर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। अब इस बात को समझाने के लिए भी एक एग्जांपल ले रखा है मैंने। यहाँ पर दो बॉडीज दिख रही होंगी आपको। पहली बॉडी पे 7 कूलम चार्ज है और दूसरी बॉडी जो बी है उस पे 9 कूलम चार्ज है। अच्छा, ये दोनों जो बॉडीज हैं आप मान के चलो कि ये डायमेंशनली सेम है और सेम मैटर की बनी हुई है, मतलब ये दोनों बॉडी एग्जैक्टली क्लोन है, एक जैसी ही है। इनकी डायमेंशन, लेंथ, हाइट, वेट सब कुछ इक्वल है और जिस मैटर से बनी है वो भी सेम है। पर इन दोनों बॉडीज के पास चार्ज अलग अलग है। एक बॉडी पे 7 कूलम चार्ज है और दूसरी बॉडी पे 9 कूलम चार्ज है। अब अगर मैं एक मेटल की वायर से इन दोनों बॉडी को कनेक्ट कर देता हूं तो चार्ज जो होंगे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। मतलब पहली बॉडी पे भी 8 कूलम और दूसरी बॉडी पे भी 8 कूलम। और ये कनेक्शन अगर आप हटा दोगे तब भी 8 कूलम और 8 कूलम ही चार्ज रहेगा। अब ये मान के चलो कि कोई ऑब्जर्वर केवल ए बॉडी को ऑब्जर्व कर रहा था, स्टार्टिंग से ऑब्जर्व कर रहा था केवल ए बॉडी को। तो उसने देखा कि ए बॉडी में पहले था 7 कूलम चार्ज और अब हो गया 8 कूलम चार्ज। तो वो क्या एनालाइज करेगा, क्या इसमें 1 कूलम चार्ज क्रिएट हुआ है? तो ऑब्जर्वर को यही लगेगा कि इसमें 1 कूलम चार्ज क्रिएट हुआ है। अब अगर कोई ऑब्जर्वर केवल बी बॉडी को ऑब्जर्व करता है जिसके पास 9 कूलम चार्ज था और अब 8 कूलम हो गया, तो उसको लगेगा कि इसके अंदर 1 कूलम चार्ज डिस्ट्रॉय हो गया। पर रियलिटी क्या है, ना तो ए बॉडी के अंदर 1 कूलम चार्ज डिस्ट्रॉय हुआ है और ना ही बी बॉडी के अंदर 1 कूलम चार्ज, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, ना तो ए बॉडी के अंदर 1 कूलम चार्ज क्रिएट हुआ है और ना ही बी बॉडी के अंदर 1 कूलम चार्ज डिस्ट्रॉय हुआ है। ये केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हुआ है। अब अगर कोई इसका प्रूफ पहुंचे तो बहुत ईजी है। ए और बी बॉडी का टोटल चार्ज बिफोर कनेक्शन, जब हमने इनके बीच में वायर नहीं लगाई थी, वो 16 कूलम था, 7 + 9। और आफ्टर द कनेक्शन जब इनके बीच में चार्ज ट्रांसफर हो गए तब भी चार्ज 16 कूलम भी है। मतलब चार्ज पहले जितने थे अभी भी उतने ही हैं, तो चार्ज आपके कंजर्व हैं। तो ये 3 बेसिक प्रॉपर्टी थी चार्जेस की। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को दिख रहा होगा, कंपैरिजन बिटवीन चार्ज एंड मास। तो ये आपकी थोड़ी चार्ज और मास की समझ को इन्हेंस करने में हेल्प करेगा। आओ स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। विदाउट मास मतलब कि बॉडी ही नहीं है। अब अगर बॉडी ही नहीं है तो आप उसको चार्ज या डिस्चार्ज क्या कराओगे? और जिसके थ्रू हम उसे चार्ज कराने वाले हैं, अब किसी बॉडी को चार्ज कराने के लिए मैंने आपको कहा था कि उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे या तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब इलेक्ट्रॉन खुद मास कैरी करता है और उस मास की वैल्यू आपको पता होगी 9.1 × 10⁻³ kg। बहुत छोटी है बट स्टिल मास तो कैरी कर रहा है। तो वो सबसे छोटा पार्टिकल, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो चार्ज कैरी करता है, उसके पास खुद मास है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि किसी बॉडी को आप चार्ज कराओ जिसमें मास ही नहीं है। खैर उसमें मास नहीं है तो उसको बॉडी भी नहीं कहा जा सकता। पर मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, इसी के आगे लिखा हुआ है मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। अब अगर किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल अमाउंट में है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल है, तो बॉडी के अंदर मास है बट स्टिल वो न्यूट्रल है। अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रिक चार्ज मे बी 0, पॉजिटिव और नेगेटिव। और मेरे अकॉर्डिंग आपको ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। और मास ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव, मास कभी नेगेटिव नहीं जा सकता और मास किसी बॉडी का 0 भी नहीं हो सकता, क्योंकि फिर तो वो बॉडी ही नहीं होगी। आओ थर्ड पॉइंट पे चलें। चार्ज इज स्ट्रिक्टली कंजर्व। ये हमने जब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज अभी पढ़ा था तो उसके अंदर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ लिया, थर्ड प्रॉपर्टी थी। और इसी के आगे लिखा हुआ है मास इज नॉट कंजर्व्ड। अब यहां पर आप एक क्वेश्चन उठा सकते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज समझाते वक्त मैंने आपको कंजर्वेशन ऑफ मास भी बताया था, पर उसमें कहा था कि मैंने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, पर फिजिक्स के अंदर मास और एनर्जी के बीच का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आइंस्टाइन जी ने हमें समझा रखा है। एनर्जी मास रिलेशन शायद आप लोगों ने पढ़ी हो, E=mc²। बाकी इसके बारे में काफ़ी डिटेल आपको आगे पढ़नी है 12th क्लास के अंदर, तो इसको तब पढ़ेंगे। बाकी मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, तो इसलिए मास को कंजर्व नहीं कह सकते हम।
but charge is strictly conserved. Our next point is charge does not depend on speed of a body. चार्ज बॉडी की स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, एंड मास इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन स्पीड. ये एक नया पॉइंट सुनने को मिला होगा आपको. इसको समझाने के लिए खैर एक फॉर्मूले का यूज होता है, वो फॉर्मूला मैं अपनी अगली वीडियो में डाल दूंगा. बाकी आप कंसेप्चुअली अगर समझना चाहो तो आप ऐसे समझ सकते हो कि हमारे आसपास एक हिग्स फील्ड होती है, और उस हिग्स फील्ड में आई हुई डिस्टरबेंस मास को क्रिएट करती है. अब अगर कोई बॉडी जितनी फास्ट ट्रेवल कर रही है वो उस हिग्स फील्ड को उतना ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, और जितना ज़्यादा वो डिस्टर्ब करेगी उतना ज़्यादा मास क्रिएट करेगी. इसलिए मास इंक्रीज होगा विद इंक्रीज इन स्पीड. और भी बहुत सारे पॉइंट है खैर जो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो, जैसे कि दो चार्जेस के बीच में जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन है, जिसे कोलम्बिक फोर्स भी बोलते हैं, जिसे हम अभी आगे डिस्कस भी करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर. वो दो चार्जेस के बीच में जो मीडियम प्रेजेंट है उस पर डिपेंड नहीं करता, उस पर डिपेंड करता है. मतलब अगर आपने दो चार्जेस को हवा में रखा हुआ है या फिर फ्री स्पेस में रखा है, पानी में रखा है, किसी दूसरी जगह किसी भी मैटर के अंदर रखा है, तो इन सारे मैटर के अंदर चाहे आपने चार्ज सेम ले रखा है और उनके बीच का डिस्टेंस सेम है, बट स्टिल इन सभी मीडियम में लगने वाला फोर्स इन चार्जेस के बीच में अलग अलग होगा. जबकि मासेस के दो पर्टिकुलर मास के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हमेशा कांस्टेंट होता है. चाहे आप इसे उठा के किसी भी मीडियम में रख दो, दो मासेस को पानी में रख दो, घी में रख दो, कहीं पे भी रख दो, उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो हमेशा सेम होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कभी भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता. और भी कई सारे पॉइंट निकल के आते हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगेगा मास के बीच में वो हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होगा, जबकि चार्ज के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है. चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स और मास के बीच में लगने वाले फोर्स, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दोनों ही सेंट्रल फोर्स होते हैं. अब ये सेंट्रल फोर्स क्या है, जब हम कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे.